अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो व्यूज मेकर्स। मैं हूं आपकी मेज़बान ज़रिया आरिफ। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने गुज़िश्ता रोज़ गिलगित बल्तिस्तान का दौरा किया, जहां उन्होंने वहां की आवाम को आइनी अबूरी सूबा बनाने की खुशखबरी दी। गो कि हम सभी जीबी के लोगों की इस ख्वाहिश और दरीना मुतालबे को सराहते हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर के इस फैसले का ऐलान वो भी उन दिनों में कि जब ठीक 14 रोज़ बाद सियासी इंतखाबात होने जा रहे हैं। अब इन हालात में सियासी क़यादत का ऐसा ऐलान क्या अहमियत रखता है और इसकी टाइमिंग इंतखाबात पर कितनी असरअंदाज हो सकती है, इस पर हम प्रोग्राम के आज पहले सेगमेंट में बात करेंगे। दूसरी तरफ अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान बढ़ती सियासी कशीदगी को कम करने और सियासी हालात को मामूल पर लाने के लिए दोनों फिरकैन की तरफ से अंदर ही अंदर एक चाह मौजूद है। ताहम फवाद चौधरी जो खुलकर इस बारे में बयान दे चुके हैं कि मुज़ाकरात और मामला ठीक तो हो सकते हैं, लेकिन नैब और करप्शन के मामले पर प्राइम मिनिस्टर कोई समझौता नहीं करेंगे। अगर हम एहतसाब के एलिमेंट को एक साइड पर जरा रख भी दें तो क्या इसके बगैर मामलात के ठीक होने की कोई गुंजाइश मौजूद है? और आखिर में बात आलमी ताकत रखने वाले मुल्क अमेरिका के कल होने वाले सदारत इंतखाबात की, जहां 15-16 करोड़ आवाम अपने वोट के जरिए अपने लिए एक बेहतर लीडर चुनने जा रहे हैं। लेकिन वहीं के आवाम का ये वोट और फैसला, जिसमें वहां पर बसने वाले पाकिस्तानी भी अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे, वो फैसला मुस्तकबिल में पाक अमेरिका ताल्लुकात को क्या नया मोड़ देगा? और इस वक्त के हवाले से अगर आप बात करें कि उम्मीदवार का इंतखाब पाकिस्तान के हक में होगा, इस सवाल का जवाब हम अपने तीसरे सेगमेंट में अपने एनालिस्ट से लेंगे। और इस पर बात करने के लिए प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होंगे सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार नासिर चुगताई साहब, NBC वॉशिकर प्रोग्राम में अपना वक्त देने के लिए डिफेंस एनालिस्ट लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल शुएब साहब प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे। तज्ज़ियाकार जुनैरा साहिबा भी हमें ज्वाइन कर रही हैं। जुनैरा, थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मुबश्शिर बुखारी साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं और सहाफ़ी तज्ज़ियाकार अतर काज़मी साहब भी आज के प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे। तो बात करते हैं सबसे पहले गिलगित बल्तिस्तान को आईनी अबूरी हैसियत देने के हवाले से, सूबा बनाने के हवाले से, जिसका ऐलान प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान की जानिब से किया गया। उन्होंने किन अल्फाज में वहां के अवाम को यह खुशखबरी दी है, जरा आप उन्हीं की ज़बानी सुनिए। कि जो हमने फैसला किया है कि गिलगित बल्तिस्तान को प्रोविंशियल स्टेटस देना है, जो इनकी डिमांड थी बड़ी देर की, वो सिक्योरिटी काउंसिल की जो रेजोल्यूशंस हैं उसके बीच में हमने फैसला किया है। लेकिन मुझे पता है कि यहाँ के नौजवानों की बहुत देर की डिमांड थी, तो मैं आज उसकी भी मुबारक देता हूँ। ख़ास तौर पे हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसी ये है कि अपने कमज़ोर तबके को उठाया जाए। प्राइम मिनिस्टर जब कल ये खुशखबरी वहाँ के आवाम को दे रहे थे तो उसी क्राउड में मैं भी मौजूद थी। गो कि प्राइम मिनिस्टर का शॉट हमने आपको सुनवाया, लेकिन वो तालियों की गूंज उस तरह से अभी इस बयान में शामिल नहीं थी। लेकिन यकीनी तौर पर जब प्राइम मिनिस्टर ने इन अल्फाज का इस्तेमाल किया और कहा कि आईनी सूबा बनाएंगे, तो वहाँ की तालियों की गूंज देखने वाली थी और लोगों का जो जज्बा था वो दीदवी था कि वो पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहते हैं। लेकिन हमारा सवाल फिर वहीं पर है कि 15 इंतखाबात को कानून साज असम्बली के इंतखाबात वहां पर होने जा रहे हैं और किसी भी क़यादत की तरफ से अगर इस तरह का बयान आता है जो कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की तरफ से आ रहा है, तो वो टाइमिंग पर किस हद तक असरअंदाज हो सकता है? नासिर चुगताई साहब, फरमाइएगा, जिन हालात में ये ऐलान किया गया, ये दुरुस्त फैसला था प्राइम मिनिस्टर का? देखिए, पहली बात है प्राइम मिनिस्टर का दौरा है गिलगित बल्तिस्तान और अमानुल्लाह गंडापुर साहब, जिनका तकिया कलाम है कि अल्लाह को जान देनी है, इन दोनों का दौरा मुतनाज़ा है। इलेक्शन लॉस के तहत चुनांचे आज वहाँ धरना भी हुआ है और पीपल्स पार्टी ने पिटिशन भी फाइल कर दी है कि ये इलेक्शन रूल्स के मुनाफी है। प्राइम मिनिस्टर ने जो कहा वो इतना ख़ास नहीं है ज़रिया, वो एक आम बात है, वो आज नहीं है, वो 15-10 साल से चल रही है। गिलगित बल्तिस्तान के लोग आज से नहीं, कर्नल हसन के ज़माने से, जिसने जनरल घनसारा को, ब्रिगेडियर घनसारा को शिकस्त फाज दी थी डोगरा राज से, उस वक्त से वो कह रहे हैं भाई हम हाजिर हैं, हमने फतह कर लिया है गिलगित बल्तिस्तान, आपका कोई दखल नहीं था, अब हम आपको पेश कर रहे हैं ये, और हम लेने को तैयार नहीं थे। हमने वहाँ पोलिटिकल एजेंट लगा दिया। खैर, भुट्टो साहब के आने के बाद एक नया दौर आता है, ज़िले बनते हैं, खाने पीने की अशिया में सब्सिडी दी जाती है। सबसे सस्ता आटा गिलगित बल्तिस्तान में है इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर। उसका कोई जिक्र प्राइम मिनिस्टर ने नहीं किया कि क्या ये सब्सिडी बरकरार रहेगी, क्या नमक पे दी जाने वाली सब्सिडी बरकरार रहेगी। सोचें आप, नमक वहाँ पहुँचते पहुँचते कितना महंगा होता है और उस पर सब्सिडी है, वो सस्ता दिया जाता है। ऐसी आटा चावल गंदम जो भी आप कह लें वो है।
तो ये चीज़ें बरकरार रहेंगी क्या, प्राइम मिनिस्टर जी ने बताया। फिर कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक, और अभी इसके इम्तहान बहुत हैं। अभी तो आपको पार्लियामेंट जाना पड़ेगा, अभी आपको पाकिस्तान के दस्तूर में एक अबूरी सूबे की गुंजाइश निकालना होगी। आपको लिखना होगा कि गिलगित बल्तिस्तान हमारा अबूरी सूबा है उस वक्त तक जब तक मसला कश्मीर पर इस्तिस्वाब राय के ज़रिए हतमी फ़ैसला ना हो जाए। और यही क्लॉज चाइना और पाकिस्तान के माहदे में अक्साय चीन के बारे में, कि जब तक मुआहदा ना हो जाए, जब तक इस्तिस्वाब राय ना हो जाए, उस वक्त तक ये मामला हमारे पास इस तरह रहेगा। और ये हर पार्टी का है। आज तो बिलावल ने कहा है कि ये तो सोच रहे हैं, इनकी तो मंशूर में शामिल नहीं है PTI के, और मैंने खैर नहीं देखा, अब मुमकिन है बिलावल सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ, लेकिन अगर मंशूर में नहीं है तो बड़े अफसोस की बात है। एक जुमला और कहा उन्होंने कि इमरान खान ने जो गिलगित बल्तिस्तान के सूबे के ख़िलाफ़ पिटिशन फाइल कर रखी है वो पहले वापस ले लें। यही मेरे लिए इंकशाफ था, मुझे इस बात का इल्म नहीं कि कोई पिटिशन है ऐसी, अगर है तो वापस ले लें। उसके बाद फिर रास्ता बनाएं आइनी तरमीम का, कराची एग्रीमेंट को ख़त्म करें, उसके बाद जो दूसरे एग्रीमेंट्स आएँ उन्हें ख़त्म करें, और फिर सूबा बना के उसको पूरे इख्तियारात दें, सारे इख्तियार दें, उसको पार्लियामेंट में नुमाइंदगी दें, उसको सेनेट में नुमाइंदगी दें, उसका वज़ीर आला हो, उसका गवर्नर हो, सब कुछ हो उसके पास। और उसके पास CSS के सबसे बड़ा मुतालबा जो हम भूल जाते हैं कि वो CSS में 5% कोटा मांग रहे हैं अपना। NBC चूंकि फिर आपने अपनी गुफ्तगू में भी कहा तो कि अभी ये तो बहुत मामला आगे चले। हाँ नहीं, आगे तो यकीनी तौर पर मामला चलेंगे, कानून बहुत सारे ऐसे पहलू, लेकिन आपने कहा कि ये कोई नई बात नहीं है, ये बहुत पहले से चल रहा है। मतलब फिर मैं इसको नो के ऑप्शन में लेके जाऊं, क्योंकि सवाल तो मेरा ये था कि दुरुस्त वक्त पर दुरुस्त फैसला, लेकिन आप कह रहे चूंकि बहुत पहले से चल रहा है तो हम ये नहीं कह दुरुस्त है। मैं फैसले की मुखालफत नहीं कर रहा, और दुरुस्त वक्त पे लिया गया, फैसले कभी मुखालफत नहीं करूंगा, लेकिन PTI भी शामिल होगी ये फैसले में। अब अहम बात ये है। सही। जनरल साहब, क्या लग रहा है आपको कि इस 14 रोज़ रह गए इंतखाबात में और अब जाकर इस किस्म का ऐलान सामने आता है कि अबूरी हैसियत दी जाएगी सूबे को? NBC अभी ये भी बात करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर ये बताना भूल गए कि टैक्स भी आयद हो जाएगा, सब्सिडी जो दी जाएंगी वो कम होगी, लेकिन जब मेरी वहाँ के लोगों से बात हुई तो उन्हें इस बात का दराक है, जो पढ़ा लिखा तबका है, ये जो कारोबारी तबका है, वो ये जानता है कि ये सब्सिडीज हमसे छीन ली जाएंगी, लेकिन इसी जवाब के साथ वो ये भी कहते हैं कि हमें कॉम्पनसेट भी किया जाएगा, स्टेट हमारे लिए आकर खड़ी होगी। अब आपकी ओपिनियन? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, वहाँ पे ये लोग जो जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, ये मेरा ख्याल सब कुछ समझते हैं। उसकी वजह यह है कि शरह खानदगी वहाँ पे बहुत ज्यादा है, पाकिस्तान के बाकी हिस्सों की निस्बत वहाँ ज्यादा है। आगा खान फाउंडेशन ने वहाँ पे बड़े बड़े अच्छे अदारे तालीम के बनाए हुए हैं और लोग वहाँ पे अच्छे तालीम याफ्ता हैं, पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में काम भी करते हैं। लिहाजा मेरा अपना ख्याल है कि उनकी सूझबूझ जो है वो बड़ी अच्छी खासी वेल डेवलप्ड है, इसलिए कि उतना मसला नहीं होगा। बात यह है कि असल चीज ये थी कि इसका फैसला किया जाए ताकि वहाँ के लोग जो कि वॉलंटरीली पाकिस्तान का हिस्सा बने और आगे बनना चाहते हैं, हमारे सिस्टम का हिस्सा, उनको वो हक दिया जाए। वो किसी न किसी बहाने यूं लेट हो रहा था, डिले था, और उनकी सेनेट और नेशनल असेंबली वगैरह में हमारे रिप्रेजेंटेशन नहीं थी, तो उनकी डेवलपमेंट भी नहीं होती थी। जब आपकी रिप्रेजेंटेशन ना हो तो आप अपने इन लोगों को जवाबदेह करेंगे। सो नेचुरली उनको हम एक फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड नॉर्दर्न एरियाज के तौर पे लेते थे, और वो कोई मेरा नहीं ख्याल कि वो डिलीवर कर सके। तो अब इस लिहाज से खुशी की बात यह है कि अगर ये चीज इम्प्लीमेंट हो जाए तो कम से कम वहां के लोगों को उनके हकूक तो मिलने शुरू हों। अब उसको आप अगर इलेक्शन से रिलेट करें तो उसकी कानूनी हैसियत तो जैसे अभी NBC बात कर रहे थे, वो तो मेरा ख्याल है कि अगर उन्होंने उस पर पिटिशन दायर की है तो वो डिसाइड होगी, और अगर वो उन्होंने वायलेशन की है तो मेरा ख्याल है वो गलती है, उसका उनको करनी नहीं चाहिए थी। लेकिन एक चीज वाज़ेह है कि आज अगर ये फैसला होता है तो फिर ये इसका एडवांटेज इस पार्टी को बेशक मिले, लेकिन उस इलाके को भी फायदा मिलेगा। अगर ये पार्टी इलेक्शन जीतती है तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन का प्रोसेस आगे ये करवा सकेंगे। दो पार्टियों में जाने से ये फिर रह जाएगा किस्सा, और ये फिर सियासत की नजर हो जाएगा, जहां इनकी आपस की चपलिश, आपस की वो जो फ्रिक्शन है वो चलती रहेगी। और मेरा अपना ख्याल है कि ये अवाम के मुफाद में नहीं होगा, अवाम के मुफाद में यही होगा कि अब ये स्टार्टिंग पॉइंट जो आ गया सामने, इससे आगे फिर अब बात चलती रहे और वहां पे डेवलपमेंट वर्क हो। ये वहां पे लोगों के मसाइल इतने ज्यादा हैं और पहाड़ इतने दुश्वार गुजार इलाके हैं, कनेक्टिविटी के इश्यूज हैं,
वो बहुत लंबा खर्चा आता है। वहां पे आप 1 किलोमीटर सड़क बनाए तो यहाँ पे पंजाब में आप उसकी जगह 100 किलोमीटर बना लें बेशक उस पैसे से। तो ये मसले तो हैं वहां पे, लेकिन जब उनके अपने लोग जवाबदेह होंगे तो वो पार्लियामेंट में आके अपनी वकालत करेंगे, अपने लिए डेवलपमेंट के पैसे मांगे। तो वो मेरा ख्याल है कि सबसे अहम चीज है। और ये अगर कल को पीटीआई वहां पे जीत जाती है इलेक्शन तो पीटीआई जवाबदेह रहेगी हमेशा। अब बिलावल ने वहां पे नारे लगाए, उन्होंने भी नारे लगाए, कहा कि जनाब रोजगार देंगे। वो बिल्कुल रोजगार की बात उन्होंने ऐसे की जैसे पहले रोटी कपड़ा मकान 3 इलेक्शनों के बाद हमें दे चुके हैं। तो सारे वादे शादे तो इसी तरह होंगे, लेकिन ये पार्टी जो आज उनको सूबाई दर्जा दे रही है ये जवाबदेह रहेगी हर हालत में, अगर ये आगे सारा कुछ उनका अगले 2-2.5 साल जो इनके रहते हैं उसमें पूरा नहीं कराते। तो मेरा ख्याल है कि एडवांटेज अगर इनको मिलता है तो मिलता रहे। मेरे लिए ये बरवक्त फैसला है और बड़ा अच्छा फैसला। बुखारी साहब, बरवक्त फैसला, टाइमिंग अच्छी, दुरुस्त फैसला? देखिए, किसी का भी एहसास महरूमी मिटाने के लिए कोई भी कदम उठाया जाए तो उसको वेलकम करना चाहिए, लेकिन देखना ये पड़ेगा कि वो जो कदम उठाया जा रहा है उसके पीछे इंटेंट या मोटिव क्या है। यही बात अगर ये इलेक्शन से कुछ अर्सा पहले कर लेते, 2-3 माह पहले, तो शायद उसमें उनका इंटेंट और मोटिव जो है वो डिफरेंट होता। लेकिन अभी तो वाज़े तरीके से नज़र आ रहा है इलेक्शन सर पे हैं और फिर प्राइम मिनिस्टर का जाके वहाँ पे कैंपेन करना, इसको हम अगर कोई और पार्टी कर रही होती तो हम इसे प्री पोल रिगिंग कहते। और यही प्री पोल रिगिंग हमने इलेक्शन 2018 से पहले भी देखी, जब पंजाब में सदर्न पंजाब प्रोविंस का नारा लगा और एक खास ब्लॉक को शामिल करवाया गया पीटीआई में, और उसके बाद यही तकारीर होती रही कि जी सदर्न पंजाब को अलहदा प्रोविंस बनाया जाएगा। अब उसी का ही एक रिपीट जो है वो चल रहा है गिलगित बल्तिस्तान में, क्योंकि यकीनी अगेन मैं ये कहता हूँ कि ये बड़ा अच्छा फ़ैसला है, बर वक्त है, लेकिन मैं इसके इंटेंट से जो है वो थोड़ा सा डिफ़र करता हूँ। देखिए, अगर हम देखें पीपल्स पार्टी के क्लेम्स वहाँ पे जो किए जा रहे हैं, जो इलेक्शन प्रोमिसेस वो कर रहे हैं, तो 1976 में गालिबन या 1975 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो वहाँ पे गए, जनरल ज़ियाउल हक भी वहाँ पे साथ थे, और वहाँ पे उन्होंने बहुत सारी रिफॉर्म्स का ना सिर्फ अनाउंस किया बल्कि उनको पूरा भी किया। जो ये नासिर भाई ने मेंशन किया कि डिस्ट्रिक्ट्स और इस तरह का एडमिनिस्ट्रेटिव वहाँ पे जो एक सेटअप कायम किया, पीपल्स पार्टी को क्रेडिट जाता है। उसके बाद 2000 की अगर आप गवर्नमेंट में देखें तो गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, असेंबली, ये क्रेडिट भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ही जाता है। तो अगर मज़ीद वो कुछ इंतहाबी वादे कर रहे हैं, इलेक्शन प्रोमिसेस कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि उनका ट्रैक रिकॉर्ड गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से बहुत अच्छा है। जबकि अगर हम इंतहाबी वादों को ट्रैक करें पीटीआई के, तो मतलब इस पे मैं क्या कह सकता हूँ सिवाय इसके तेरे वादे पर जिए हम, तो ये जान झूठ जानना कि खुशी से मरना जाते अगर एक बार होता। अभी मसला ये है कि चूँकि बहुत सारे बीच में हिचेस हैं और स्पेशली कॉन्स्टिट्यूशनल हिचेस हैं जिन तक पहुँचते पहुँचते पीटीआई को बड़ा एक अपहिल टास्क करना पड़ेगा। इसका स्पेशल स्टेटस, नया सूबा, तो बहुत अच्छा ऐलान है, मतलब इसको अप्रिशिएट करता हूँ। टाइमिंग भी ठीक है, लेकिन अगर ये इलेक्शन कैंपेन ना होती और वज़ीर आज़म ये ऐलान करते तो उसकी हमें ज़्यादा खुशी होती। सही। ज़ुनैरा, गो के हम सभी मान रहे हैं कि ये फैसला दुरुस्त है और वहाँ के लोगों का दिरीना मुतालबा भी है। अभी बुखारी साहब बात कर रहे थे कि पीपल्स पार्टी को एज हासिल है वहाँ पे दी गई सब्सिडीज और भुट्टो साहब के दौर के हवाले से, लेकिन हर हुकूमती पार्टी को एज इस लिहाज से भी गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस में होता है कि जिसकी सेंटर में गवर्नमेंट होती है वही जीबी में भी अपनी गवर्नमेंट बनाता है। अब प्राइम मिनिस्टर का इस किस्म का ऐलान, टाइमिंग और ये फैसला, आपका ओपिनियन? वेल, आई थिंक कि अगर सिर्फ इंटरनल पॉलिटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वज़ीर आज़म का इस टाइम पे ऐलान करना नहीं बनता था। आई एग्री टू दैट, बिकॉज़ वहाँ पे इलेक्शंस हो रहे हैं और ऐसे टाइमिंग्स में किसी गवर्नमेंट का वहाँ जाके कोई ऐसा बड़ा ऐलान करना, वो एक तरीके से स्टेक्स अपने साथ एसोसिएट करने वाली बात होती है और उसका असर पड़ता है यकीनन इलेक्शंस पे भी। बट बिकॉज दिस इज़ जीबी गिलगित बल्तिस्तान और इसकी स्ट्रेटेजिक वैल्यू डिफरेंट है, इसका स्टेटस पहले से
जिस तरीके से चला आ रहा है वो डिफरेंट है, डिफेंस एंड सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव डिफरेंट है। तो आई थिंक कि ये बहुत लेट हुआ है फैसला। ये तो तभी हो जाना चाहिए था जब इंडिया ने आर्टिकल 370 रिवोक किया था। ये बड़ा एप्ट रिस्पॉन्स होता अगर उस रिवोकेशन के बाद पाकिस्तान फ़ौरन GB को अपना सूबा डिक्लेयर करता, तो बहुत एक एप्ट रिस्पॉन्स होना था, लेकिन लेट हुए हैं हम उसमें। अब हो गया है, ठीक है, स्ट्रेटेजिकली वेरी गुड डिसीजन, जियोपॉलिटिकली वेरी गुड डिसीजन, बट ऑफ कोर्स इंटरनल डिबेट इस पे चलती रहेगी कि इमरान खान ने अब जाके क्यों किया। अब वहाँ जो डेवलपमेंट होने जा रही है उसमें जो डैम्स बन रहे हैं वहाँ पे और जिस किस्म की डेवलपमेंट ऑलरेडी वहाँ स्टार्ट हो गई है, उसकी ये रिक्वायरमेंट भी थी कि उस इलाके को कॉन्स्टिट्यूशनल जो एक कवर है वो दिया जाए, प्रोटेक्शन दी जाए, बिकॉज ऑलरेडी इंटरनेशनल कोर्ट्स में और इधर उधर जाके इंडिया ये प्रोपेगेंडा कर रहा है कि ये तो हमारे इलाके में कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल है बहुत अच्छा फैसला है। और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में हर चीज़ डाउन साइड ज़रूर होती है, बट अगर ओवरऑल जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो वेरी गुड डिसीजन। मतलब देर आए दुरुस्त आए, हम इसे कह कर आगे चल सकते हैं। अतर Exactly. जी देखिए, मैं काफी हद तक एग्री करता हूं जितने भी लोगों ने यहाँ पे बात की। टू बी ऑनेस्ट 70 साल से गिलगित बल्तिस्तान के लोग ये मुतालबा कर रहे हैं और हमें ये भी याद रखना चाहिए, जिस तरह NBC साहब ने भी कहा कि गिलगित बल्तिस्तान के लोगों ने खुद लड़ के आज़ादी हासिल की। ऑलमोस्ट 14 दिन तक वो बिल्कुल ना पाकिस्तान का हिस्सा थे ना भारत का हिस्सा थे, खुद वो पाकिस्तान में शामिल हुए और वो बार बार ये कह रहे हैं कि हमें कोई आईनी लीगल स्टेटस दिया जाए। और सूबे के साथ साथ जिस तरह पहले भी यहाँ पे बात हुई, बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेनेट के अंदर और कौमी असेंबली के अंदर भी फिर उनकी नुमाइंदगी हो, यहाँ पे लोग आके उनकी बातें करें। यहाँ पे ये भी कहा गया कि उनकी शरह ख्वानदगी बहुत अच्छी है, पर इस वक्त हजारों गिलगित बल्तिस्तान के बच्चे कराची, लाहौर, पेशावर न जाने कहां पढ़ रहे हैं। तो उस सूबे को फिर इतनी रिसोर्सेज भी दिए जाएं कि वो तमाम अपनी चीजें वहां पे इस तरह का सेटअप हो सके, एजुकेशन के हवाले से, दीगर चीजों के हवाले से। और इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में ये जो डिसीजन है बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है। वहां पे डैमों की बात हुई, डैम बन रहे हैं और उसके साथ साथ हमारा जो पार्टनर है चाइना, उसके भी तहफ़्फ़ुज़ात हो सकते हैं कि वो एरिया जिसको इंडिया कह रहा है कि ये तो हमारा एरिया है, बैनुल अक़वामी तौर पे उस हवाले से शोर मचा रहा है, तो उसको भी एक आईनी कवर देना, एक आईनी उसको अम्ब्रेला के नीचे लाना बहुत जरूरी था। मेरे ख्याल में डिसीजन बहुत अच्छा है और टाइमली है और दुरुस्त डिसीजन लिया है इमरान खान साहब ने। बेहतर है, अच्छा फैसला है, वहाँ के लोगों के देरीना मुतालबात को मद्देनजर रख के किया जा रहा है, तो ये बेहतरीन फैसला करार दिया जा रहा है पैनल की तरफ से। NBC आपने हाथ खड़ा किया, आप कमेंट कर दीजिए। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि अब इस पर ज़्यादा सियासी बहस ना की जाए, तर्जुमानों की और खुसूसियों की फ़ौज और पीपल्स पार्टी के लोग और मुस्लिम लीग लोग इस पर हमलावर ना हो जाएं। पार्लियामेंट में ले जाएं इंतखाबात के फ़ौरन बाद, वहाँ अमेंडमेंट पेश कर दें, मंजूर कराएं, बनाएं सूबा, जनूबी पंजाब की तरह ना करें कि उसको लटकाए रखें। चलें, आपके इस पॉजिटिव उसके रिमार्क से साथ ही मैं सेगमेंट क्लोज करती हूँ कि सियासी बहस मुबासे की नजर ना किया जाए इस तमाम तर मामले को। बेहतर होगा कि फिलफौर इस मामले को पार्लियामेंट में लेकर जाया जाए ताकि कानून साजी इस पर हो सके और जो रहे हैं कि गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान में ज़म किया जाए, उनके ख्वाहिशात के मुताबिक इस फैसले पर जल्द अज जल्द अमल दरामद किया जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं फवाद चौधरी साहब के हवाले से, जो कि कह रहे हैं कि PTI अपने मंशूर से पीछे नहीं हट सकती। अब वो ये इस सिलसिले में कह रहे हैं कि अक्सर हमने देखा है कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब इस बात की वजाहत कर रहे हैं कि अब डायलॉग की ज़रूरत है। ये अंदर ही अंदर से एक चाह उठ रही है ऑपोजिशन रहनुमाओं की तरफ से भी और गवर्नमेंट की तरफ से भी कि अब हमें मुज़ाकरात की टेबल पर आना होगा। लेकिन फवाद चौधरी साहब साथ ही साथ वाज़ेह तौर पर यह भी कह चुके हैं कि प्राइम मिनिस्टर एहतसाब और करप्शन और नैब के मामले को एक साइड पर रखकर दीगर मामलात पर बात कर सकते हैं। वो करप्शन पर, वो एहतसाब के बयानी पर कोई भी किसी भी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। लेकिन सवाल यहाँ पर पैदा ये होता है कि जैसे कि बाज़ औक़ात तज्ज़ियाकार हमें बता चुके हैं कि ये केसेस का चलना ये भी एक बहुत बड़ी रिफ्ट है इन दोनों फ़िरक़ैन के दरमियान। तो ऐसे में इस मामले पर हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान पेशरफ्त हो सकती है कि अगर हम करप्शन वाला नैरेटिव और ये एलिमेंट एक साइड पर रख दें। NBC इससे पॉसिबल है? देखिए, हम सब लोग बैठे हैं और जनरल साहब और मैं ख़ास तौर से इस बात पर मुत्तफ़िक़ रहे, बुखारी साहब भी, कि जो मुक़दमात हैं वो तो चलने चाहिए और मुक़दमात अक्रॉस द बोर्ड चलने चाहिए और बाई पार्टीज़न होने चाहिए। पेशावर, मालम जब्बा वगैरह भी ले आइए आप, ये सब मुक़दमे चलाएँ आप और साथ साथ कारोबार मुमलिकत भी चलाएँ।
ये नहीं हो सकता कि आप एहतसाब के नाम पर कारोबार मुमलिकत को आप मफलूज कर दें, आप दूसरे अमूर को मफलूज कर दें, ये मुमकिन नहीं है। और जहाँ तक दूसरी बात है, ये बचपने वाली बात है कि मैं पहले ये करूँगा, फिर अब तो कह रहे हैं मैं चीन बनाऊँगा पाकिस्तान को, अब तो ये वादा कर रहे हैं। खैर, अब जो बात डायलॉग की है, मैंने पहले भी कहा था, मुझे पहले भी शुबा था कि हो रहे हैं डायलॉग, हो रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान पे डायलॉग हो चुका है। अब वो शेख रशीद ने भांडा फोड़ दिया अलग बात है, लेकिन वो डायलॉग उसके बाद भी हुआ है। और जो नतीजा कल बताया प्राइम मिनिस्टर ने, वही नतीजा बताया गया प्राइम मिनिस्टर को कि अबूरी सूबा बनाया जाएगा। तो ये डायलॉग चल रहा है। शायद खाकान अब्बासी को गुस्सा कम हो गया है, लगता है कि दूसरे लोगों का गुस्सा भी ठंडा हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता, और वो मुकालमे की तरफ जा रहे हैं। फवाद चौधरी भी जा रहे हैं मुकालमे की तरफ। सियासी और मुआशी डायलॉग को और आइनी डायलॉग का मतलब ये नहीं होता कि आप करप्शन करने वालों पर मुकदमे वापस ले लें, हरगिज़ नहीं होता। आप कोई कहता है तो उसको कहने दें आप, लेकिन आइनी और कानूनी इस्लाहात पर, अवामी इस्लाहात पर, महंगाई पर और महंगाई में करप्शन पर, एक करप्शन तो महंगाई की भी है ना, बिल्कुल उस पर बात तो करें कि दूसरे के साथ एक साथ तो बैठे यार, हाथ तो मिला लें, कोरोना नहीं लगेगा आपको। आई गारंटी यू, अगर आप हाथ मिलाएंगे तो कोरोना आपको नहीं लगेगा, गले मिलेंगे तो शायद लग जाएगा। तो हाथ मिलाने तक बात रखें, बात करें और पार्लियामेंट चलाएं भाई, पार्लियामेंट को चलने दें। पार्लियामेंट को मफलूज कर दिया है, उसको पोलियो हो गया है, उसको मुज़ाकरात के ड्रॉप्स देने की ज़रूरत है। तो ये ड्रॉप्स दें, आगे चलें, बढ़ें, आगे 2.5 साल है, अच्छा वक्त गुजारें। मतलब आप ये भी कह रहे हैं साथ साथ कि पेशरफ्त हो भी सकती है, लेकिन आपका नजरिया, आपका तजुर्बा ये बता रहा है कि पीछे मामला चलना शुरू हो चुके हैं, अब बस ये चीजें भी जरा मंजर आम पर आना बाकी हैं। जनरल साहब, बाकी इसीलिए पेशरफ्त हो रही है। जनरल साहब, ऐसा कुछ हो रहा है कि वाकई करप्शन का नैरेटिव एक साइड पर रखकर मामला जरा बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, और ऐसा हो सकता है आगे भी? देखिए, इसमें सबसे अहम चीज ये थी कि बजाय इसके कि ये जैसे भी फवाद चौधरी बयान दे रहे हैं या इमरान खान दे रहे हैं कि जी एनआरओ मांग रहे हैं इसलिए ये पहले इनको एक कमेटी मुकर्रर करनी चाहिए थी जो कि एक एजेंडा वर्कआउट करती कि किन नुकात पे बात करनी, तो सब कुछ सामने आ जाता। तो अगर आप कोई एजेंडा पहले मुत्तफिका एजेंडा अगर तैयार नहीं करते तो फिर तो सब कुछ आएगा डिस्कशन। और ये बड़ा ये जो करप्शन के केसेस हैं ये तो लाजमन आएंगे, क्योंकि ऑपोजिशन या जिनके ऊपर केसेस है वो ये तो नहीं मानते कि हमने करप्शन की है, वो तो ये कहते हैं कि जनाब ये हमारे ऊपर हमारी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है वो हो रही है। लिहाजा अगर वो ये आपसे कहते हैं, एजेंडा पॉइंट ये आ जाता है कि हमारी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन ना की जाए, तो अंडरलाइन चीज तो यही है कि हमारे ये करप्शन के केसेस खत्म किए जाएं। तो क्या आप कर सकेंगे? सो बात यह है कि ये सारा कुछ तो शुरू करने के लिए पहले एक मुत्तफिका एजेंडा होना चाहिए और उस पे एक कमेटी बने जो फाइनलाइज कर ले, और हम बाकी भी लोगों को पता लग जाए, अवाम को पता लग जाए कि जनाब नुकात हैं क्या जिन पे बातचीत हो रही। अगर ऑपोजिशन का स्टांस यही है कि हम अवाम के मुफाद के लिए बात कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है, उसमें चीजें सामने आ जाएंगी और अवाम की हमायत भी उनको साथ रहेगी। लेकिन मेरा अपना अंदाजा है कि ये मुत्तफिका एजेंडा तैयार करना ही सबसे बड़ा मसला होगा, ये इससे आगे बढ़ नहीं सके, क्योंकि जो दोनों साइड पे जो स्टांस हैं, जो पोजीशंस हैं, वो बड़ी रिजिड किस्म की पोजीशंस है, फ्लेक्सिबिलिटी नजर नहीं आती कि जहां आप एक दूसरे को अकोमोडेट करना चाहें। तो इस वजह से अगर कोई कहीं को बातचीत हो भी रही है तो मेरा नहीं ख्याल कि वो कोई नतीजा खेज हो सकती है। इस तरह वक्ती तौर पर टेम्परामेंट कूल किए जा सकते हैं कि जनाब आप टेम्परेचर कम कर दें, मुल्क के मसाइल हैं ये हो, लेकिन ये चीज उठेगी। लिहाजा जरूरत इस बात की है कि पहले एक मुत्तफिका एजेंडा तैयार किया जाए जो हम सबको कौम को पता होना चाहिए कि किन नुकात पे बात हो रही है, और वो हमें भी अंदाजा हो जाएगा कि अगर वो वाकई कौमी मुफाद के नुकात हैं तो हुकूमत पे प्रेशर आएगा कि जनाब आप इन पे डिलीवर करें। तो मैं उस वक्त तक तो मुझे कोई उम्मीद नहीं जब तक कि कोई इनका एजेंडा सामने नहीं आता, मेरा नहीं ख्याल कि कोई बातचीत ये उसमें पेशरफ्त हो। सही। जुनेरा, मौलाना साहब नए इंतखाबात की बात कर रहे हैं, फवाद साहब नो करप्शन की बात कर रहे हैं, शाहिद खाकान अब्बासी साहब कह रहे हैं कि नेशनल डायलॉग होना चाहिए, रास्ता खुला रहना चाहिए। कैसे पॉसिबल है ये?
अच्छा, इन सारे पॉलिटिशियंस ने ना, ऑपोजिशन के भी और गवर्नमेंट के भी, इन्होंने ना हम जैसे एनालिस्ट को मुसीबत में डाल दिया। वो इसलिए कि जब किसी चीज़ को क्रिटिकली देखने लगे तो एक मिनट के लिए जहन में आता है कि वो शहबाज शरीफ साहब की तो कमर में बहुत दर्द था, वो लेट के अदालत तक आए हैं, लेकिन जब ये बाहर होते हैं तो ये बिल्कुल ठीक फिर रहे होते हैं। तो फिर एकदम से वो एम्पायर जो है वो कह देता है जी चीटिंग, यू कांट कॉमेंट ऑन समबडीज़ हेल्थ, आप कमाल कर रहे हैं, आप बीमारी का मजाक उड़ा रहे हैं। एट द सेम टाइम दूसरी तरफ से जब हमें कोई रिजिडनेस नज़र आती है तो वो कहते हैं अजीब रिजिडनेस है, ये मुंह पे हाथ फेर फेर के बात करते हैं। तो दोनों तरफ कोई कमी नहीं है, कोई भी मॉडरेट लेवल पे आके पाकिस्तान की सोच के साथ बात करने को तैयार ही नहीं है। दोनों तरफ पता नहीं ईगोज़ हैं, हालांकि पाकिस्तान इनमें से किसी की मलकियत तो नहीं है ना। हम सब ने वोट्स दे के इनको ये सीट्स दी हैं कि आप हमें सर्व करें। अब सर्व करने वाले अगर मालिक बन के बैठ जाएंगे और आपस में लड़ना शुरू कर देंगे तो फिर चाहे डायलॉग हो या ना हो, इस एटीट्यूड से नुकसान तो मुझे और आपको ही पहुँच रहा है। तो ये दिस इज़ अ फसाड कि जी हम करप्शन पे अपने मंशूर की वजह से नहीं हट सकते। भाई मंशूर फ्लॉड भी तो हो सकता है, वो कोई सेक्रेट पेपर तो नहीं है। हो सकता है आपने गलत उसे आइडियलाइज किया हो। इस वक्त की सिचुएशन देखें मुल्क की, आप ज़रूर मुकदमा चलाएं और आप कहें कि मेरे से शुरू करें, सब पे चला दें, उसके बाद जो पकड़ा जाएगा आई एश्योर यू, कोई नहीं कहेगा कि कोई झूठ बोलता है बीमारी पे, कोई नहीं कहेगा कि ये लोग गलत पकड़े गए हैं, कोई नहीं कहेगा ये विच हंटिंग हो रही है। बट जब वन साइडेड काम होगा कि कुछ लोगों को, वज़ीर आज़म और सदर को तो आपने साइड पे कर दिया और बाकी सबके ऊपर, उन्हीं की पार्टी के लोगों के ऊपर मुकदमा चल रहा है, तो ये एग्जेम्पशन क्यों मिल रही है? तो मतलब ये चीज़ें तब तक सॉर्ट आउट नहीं होंगी और उसमें आप करप्ट लोगों को बहुत अच्छा कवर दे रहे हैं, क्योंकि वो फिर बहुत उछल उछल के कहते हैं ना कि भाई ये तो विच हंटिंग हो रही है, बिकॉज नज़र आ रही है कि विच हंटिंग हो रही है। तो मेरे ख्याल में अगर इमरान खान बहुत बड़े बड़े डिसीजंस लेने के आदी हैं तो उन्हें एक ये बोल्ड स्टेप ले लेना चाहिए कि चाहे मेरी अपनी जमात के लोग पकड़े जाएं, इस वक्त जो पकड़ा जाएगा, जो केस आएगा मुझे कबूल है, चाहे मेरी कैबिनेट में से लोग निकल जाएं। दिस इज़ द रियल सर्विस टू द कंट्री। इसके अलावा बाकी सिर्फ बातें हैं। अतर, करप्शन के मामले पर पार्टी मंशूर से पीछे नहीं हट सकते। ये पार्टी मंशूर से पीछे हटे बगैर ऑपोजिशन के साथ डायलॉग पॉसिबल कुछ है? देखिए, इसको समझने के लिए इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पाकिस्तान में सियासी जमातें कोई ऐसी हैं जो नजरियाती तौर पे हुकूमत के साथ एंगेज होंगी। क्या नैब के मुकदमात के अलावा कोई और उनका मसला है? क्या मुस्लिम लीग नून में मियां साहब के मुकदमात या पीपल्स पार्टी में जरदारी साहब के खानदान के मुकदमात के अलावा कोई और मसला है? क्या वहां पे ऐसे नजरियाती लोग हैं जिनके साथ कोई नजरियाती बातचीत होगी? ये पाकिस्तान किसी की मलकियत नहीं है, पर ये पार्टीज मलकियत हैं 2-3 खानदानों की। उन खानदानों के जो मसाइल, अगर आप डायलॉग की बात करते हैं तो डायलॉग पार्टीज के बीच में नहीं होगा, डायलॉग शरीफ खानदान, जरदारी खानदान और किसी तीसरे फरीक के बीच में होगा। तो ये खानदानी मसला है, 2-3 खानदानों का मसला है, आपको हल करना पड़ेगा। आप अगर अय्याज सादिक साहब की एपिसोड ले लें, जो उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर कहा, वो पाकिस्तान की असेंबली के स्पीकर थे, लेकिन उनको इस चीज का अंदाजा नहीं था, इस चीज का इदराक नहीं था कि वो किस किस्म की स्टेटमेंट दे रहे हैं। मेरे ख्याल में वो ये चीज समझ ही नहीं सके कि वोट का जो इज्जत दो का बयानिया है वो क्या है। वो ये समझते हैं इस पार्टी के अंदर, दोनों पार्टियों के अंदर जितने भी लोग हैं, वो ये समझते हैं हमें कोई भी ओहदा मिलता है वो हमें मिलता है हमारी क़यादत के सदके, हमारी क़यादत हमें सदके में देती है, तो इस वजह से वो उनके साथ ज्यादा वफादार हैं। वो लोग जो बिलावल और मरियम के आगे खड़े होते हैं हाथ बांध के, लेकिन उनकी जमहूरी खुद स्ट्रगल 40-40 साल की है, क्या ऐसी गुलामाना सोच वालों के साथ आप कोई डायलॉग कर सकते हैं? तो अगर आपने डायलॉग करना है तो पार्टियों के माबैन नहीं होगा। ठीक है, आप कह दें कि जी जरदारी साहब से और शरीफ साहब से किसी किस्म की डील कर लेते हैं, बाकी उस पार्टी में किसी की क्या हैसियत है या किसी की क्या है, चाहे वो जितना भी मर्जी भाषण दे, पार्लियामेंट में खड़ा होकर खुद को नेल्सन मंडेला साबित कर दे। बात यह है कि जहां पे मरियम आती है, बिलावल आते हैं, तो ये हाथ जोड़ के आगे गुलामों की तरह खड़े हो जाते हैं। तो अगर किसी से बात करनी है तो वो फिर मुकदमात के हवाले से ही बात होगी, नैब के केसेस के हवाले से ही बात होगी और जरदारी खानदान और शरीफ खानदान से बात होगी। बाकी उधर कोई सियासी जमात तो है कोई नहीं इतनी कि जिसमें कोई इतना बड़ा लीडर है जो आके कोई नजरियाती बात करेगा। अच्छा, जुनैरा और एनबीसी आप दोनों ने हाथ खड़ा किया, लेकिन आप दोनों की इजाजत से जरा मैं बुखारी साहब के पास चले जाऊँ, फिर कमेंट और कंक्लूड के साथ फिर मैं आप दोनों की तरफ आती हूँ बारी बारी। बुखारी साहब। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ज़रियाब, मामला ये है कि ख़ास नैब के मामलात हों, री इलेक्शंस के मामलात हों या नेशनल सिक्योरिटी के मामलात हों,
ये सारे, मेरा ख्याल है कि ज़ाती तौर पे मैं ये समझता हूँ, बल्कि सारे दोस्तों को इत्तफाक होगा कि किसी भी नौइयत का कितना ही पेचीदा मसला क्यों ना हो, उसका वाहिद हल जो है वो डायलॉग ही होता है। और हम तो आपके प्रोग्राम में कब से ये बात कर रहे हैं कि इमरान खान को इनिशिएटिव लेना चाहिए था, चूँकि वो चीफ़ एग्जीक्यूटिव हैं इस मुल्क के, और उन्हें अपने जो मुखालफीन हैं उन्हें नेगोशिएशन टेबल पे लेके आना चाहिए था। लेकिन खान साहब की मतलब स्ट्रॉन्ग हेडेडनेस का लफ्ज़ मैं इस्तेमाल करूँगा, वो अपनी जगह जूं की तूं बरकरार है। उसके नतीजे में क्या हुआ, नासिर भाई ने जो फरमाया है वो बिल्कुल उन्होंने राइटली पॉइंट आउट किया है। नेगोशिएशन स्टार्ट हो चुकी हैं, लेकिन मेरी इत्तला जो है वो ये है कि वो जिनके साथ गुफ्तगू जारी है, जिनके साथ मुज़ाकरात चल रहे हैं, उनका पीटीआई से ताल्लुक़ नहीं। तो वो जो पीटीआई से जिनका ताल्लुक़ नहीं, इसका मतलब है कि पीटीआई उन नेगोशिएशन से बाहर है। और हुकूमत ही अगर उन नेगोशिएशन से बाहर है तो जब वो किसी कंक्लूशन पे पहुंचेंगे तो उसमें हुकूमत स्टेक होल्डर नहीं होगी। ये इस बात का इदराक करना चाहिए इमरान खान साहब को, और उनको मामला चीफ़ एग्जीक्यूटिव के तौर पे अपने हाथ में लेने चाहिए, चूँकि वो अपोजिशन के भी प्राइम मिनिस्टर हैं। हाँ, उन्होंने उनके ख़िलाफ़ वोट दिया, लेकिन जमहूरी रवायात में एक वज़ीर-ए-आज़म जो है पूरे मुल्क का और मुल्क में बसने वाली और सियासत में हिस्सा लेने वाली तमाम पार्टियों का प्राइम मिनिस्टर होता है। अनफॉर्चुनेटली खान साहब को ये इदराक नहीं हो रहा। अगर आप फ़र्ज़ कीजिए कि अगर अपोजिशन कहते ठीक है जी, हम अपने केसेस की बात नहीं करते नैब के, हम आपकी लीडरशिप के केसेस पे बात करना चाहते हैं, तो उस पर पीटीआई का रिस्पांस क्या होगा? अगर अपोजिशन कहती है कि इसको छोड़ दीजिए, चले हम इसको भी नहीं डिस्कस करते, री इलेक्शन की बात करें, तो अगर आपने अपोजिशन को कन्विंस करना है कि टेन्योर पूरा कर लेने दें, उसके लिए भी आपको डायलॉग की ज़रूरत पड़ेगी। वरना जो माहौल इस वक्त चल रहा है, मैंने तो अपनी सहाफ़ियाना ज़िंदगी में और फिर जो एक्टिविज़म किया उस ज़िंदगी में वर्स्ट, मतलब आप ये कह रहे हैं कि पेशरफ्त हो सकती है, लेकिन अब पीटीआई को जरा ये थोड़ा सा देखना होगा कि हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते पार्टी मंशूर पर और एहतसाब के बयानिए पर। वो जी सिर्फ फ़र्द वाहिद इमरान खान अगर अपने एटीट्यूड में चेंज ले आए थोड़ी सी, तो बहुत बेहतरी हो सकती है इन मामलात में, और बहुत सारे मामलात गुफ्तो शुनीद से हल हो जाएंगे। तो पार्टी मंशूर चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, प्राइम मिनिस्टर खुद से थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी शो कर दे। यहाँ पर अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान नैब के नैरेटिव और मंशूर के हवाले से क्विकली मैं चाहूँगी कि जुनैरा आप अपना कॉमेंट हेड करें ताकि एनबीसी में फिर आपकी तरफ आ सकूँ। क्विकली जुनैरा। I just wanted to say very shortly कि खान साहब इज़ अ वेरी फाइन जेंटलमैन। आप उनसे बात करें ना बैठ के, तो उनका जो विज़न है वो इतना ज़बरदस्त है चीज़ों के बारे में कि मैं उससे कहूँगी वो आइडियलिज़म और रियलिज़म का एक बेस्ट मॉडल है। जो समझने की ज़रूरत है उन्हें वो ये है कि आइडियलिज़म और रियलिज़म पॉलिटिक्स में नहीं चलता। पॉलिटिक्स में मैनूवर्स होते हैं, मैनिपुलेशंस होती है, और आपको अपने राइवल्स और काउंटर पार्ट्स को देख के मूव्स करनी पड़ती हैं, कीपिंग इन माइंड कि उसमें स्टेट का नुकसान ना हो जाए। तो वो पॉलिटिकल माइंड की जो इस वक्त ज़रूरत है ना, वो माइंड इस वक्त इमरान खान में नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, सियासी मफादात पर हमें मुल्क को तरजीह देना होगी, ना कि पॉलिटिकल माइंडसेट को आगे बढ़ाना होगा। एनबीसी क्विकली प्लीज। मैं सिर्फ चौहान साहब पे एक तबसरा करूँगा, उसके आगे चलूँगा कि मोर लॉयल देन किंग। जब बादशाह ज़्यादा बादशाह के वफादार आप हो जाते हैं तो फिर यही होता है। और फिरदौस हाशी खामान वापस आ गई, बड़ी बात है। असल में अथर भाई जो हैं हमारे बड़े प्यारे आदमी हैं, ये बहुत सतही ले गए मुकालमे को। मुकालमा शरीफ जरदारी का मसला नहीं है, मुकालमा पाकिस्तान का मसला है, पाकिस्तान के आइन का, पाकिस्तान के दस्तूर का, पाकिस्तानी रवायतों का। ख़ानदान गुलामा की अगर हुकूमत आपको देखनी हो तो मैं आपको लिस्ट फराहम कर देता हूँ। गुलाम इस्हाक़ खान प्रेसिडेंट थे, गुलाम मुस्तफ़ा जतोई प्राइम मिनिस्टर थे, गुलाम मुस्तफ़ा खर गवर्नर थे, गुलाम अहमद रवान चीफ मिनिस्टर थे, गुलाम खान कादिर चांडियो मुशीर आला थे, गुलाम अहमद इमदाद ये भी कोई थे। और मेरे पास 18 गुलामों के नाम रखे हुए हैं जो ख़ानदान गुलामा से आए थे, गुलामी करते रहे। तो यहाँ कोई गुलाम नहीं है, यहाँ हम बात करें नेशनल डायलॉग की। ऐसा नेशनल डायलॉग जो पाकिस्तान के मसाइल को सीधा करे, पाकिस्तान के उसूल इक़्तिदार को कायम करे। शरीफ जरदारी सब फ़ानी है, पाकिस्तान बरकरार रहेगा। इमरान खान बेकार, फजूल, जरदारी फजूल,
नवाज शरीफ बेकार फजूल मुल्क से बाहर चले गए। आप मुल्क की बात करें, मुल्क पर मुझसे मुकालमा करें आप। ठीक है, हमें पाकिस्तान को छोड़े, मैं सिर्फ इसमें इतना कहूंगा टू बी ऑनेस्ट कि इन्होंने कहा कि सतही लेंगे, जब आप चीजों को जब तक आप समझेंगे नहीं, नीचे जाके देखेंगे। इसलिए कि जो सब इस वक्त शोरश है वो किस वजह से है? सिर्फ मुकदमात की वजह से है। 7 सितंबर सतही हमारे सामने है ना जी, सब उसी वजह से है ना मेरे प्यारे भाई। सतही हमारे सामने जो आपने बताया, वो सतही था। वो मैं एक चीज इसमें सिर्फ ऐड करूंगा कि अक्सर कहा जाता है कि पाकिस्तान में एक इंतहा पसंद पूरी जनरेशन पैदा हुई और उसकी जिम्मेदार ज़ियाउल हक साहब की हुकूमत थी। लेकिन हमारे यहाँ एक पूरी जनरेशन सियासतदानों की, दानिशवरों की, सहाफियों की ज़हनी गुलाम भी पैदा हुई। पता नहीं वो कब परवान चढ़ी, उसके ऊपर भी हमें सोचना चाहिए और देखना चाहिए कि अब आप लोग किस तरह सोच रहे हैं। पॉइंट आ गया मेरे पास। मुझे काफी देर से ब्रेक लेने का, मुझे भी प्रोड्यूसर साहब भी जरा बात मानिए। ब्रेक से वापस आते तो बात करते हैं अमेरिकी इलेक्शन के हवाले से कि कल कौन जीतता है और किसकी हार होती है। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। अमेरिका के सदारती इंतखाबात जो बाइडेन वर्सेस डोनाल्ड ट्रंप, 15 से 16 करोड़ अवाम अपने हक राय दही इस्तेमाल करेंगे और अब तक इत्तलात ये हैं कि 9 करोड़ वोटर ऐसा है जो कि अर्ली वोट के जरिए अपना हक राय दही इस्तेमाल कर चुका है। 6 से 7 स्टेट्स ऐसी बताई जा रही हैं जहां पर जो बाइडेन को अभी तक इस मुकाबले में बड़ी पजीराई मिली है, लेकिन देखना यह है कि अभी ये मुकाबला खत्म नहीं हुआ है। जो बाकी के वोटर्स हैं वो किस उम्मीदवार को अपना लीडर मुंतखब करते हैं। लेकिन साथ ही साथ जहां हमने अमेरिका के इंतखाबात की बात करनी है, वहीं हमने ये भी देखना है कि पाक अमेरिका ताल्लुकात नए इलेक्ट होने वाले सदर के हवाले से किस रास्ते पर जा सकते हैं और क्या कुछ बदल सकता है, क्या कुछ बेहतर हो सकता है, या फिर मामलात वहीं के वहीं रहेंगे जैसे कि माजी में और डोनाल्ड ट्रंप के होते हुए रहे थे, जिसमें इमिग्रेशन के मामलात होंगे। और इसके अलावा हम देखेंगे पाक अमेरिका के अपने पॉलिटिकल मामलात, इस्लामोफोबिया का एजेंडा भी हम डिस्कस करेंगे, अफगान जंग, क्लाइमेट चेंज और इसके अलावा ट्रेड पर भी बात होगी। अदर सबसे पहले तो मैं आपकी तरफ आऊंगी, मुझे बताइएगा ग्राउंड पर क्या कुछ चल रहा है, किसकी जीत पाकिस्तान के हक में बेहतर हो सकती है और कौन सा उम्मीदवार सामने सदर बनकर आ सकता है? देखिए, सबसे पहले तो इस वक्त मसला ये है कि क्या प्रेसिडेंट ट्रंप इन इंतखाबात के नतीजे को मानेंगे, इसलिए कि बार बार उन्होंने इस किस्म का अंदिया दिया है कि अगर इंतखाबात उनका नतीजा मेरे खिलाफ आता है तो मैं उसको नहीं मानूंगा। इस वक्त उनका बयानिया भी एग्जैक्टली वही है जो नवाज शरीफ साहब का बयानिया था। वो कह रहे हैं कि खलाई मखलूक मेरे खिलाफ साजिश कर रही है, डीप स्टेट मेरे खिलाफ झूठी खबरें लगवा रही है, FBI मेरे खिलाफ लीक्स कर रही है। हुआ यह है कि अमेरिका की भी तारीख में पहली दफा एक ताजिर वहां पे सदर बन गया, अपने बेटी को लगा दिया, अपने दामाद को लगा दिया, रियासत की तरफ से रेजिस्टेंस आया अदारों की जानिब से, तो वो भी ये कह रहे हैं कि पूरी रियासत इस वक्त मेरे खिलाफ साजिश कर रही है। तो सबसे पहले तो चीज इंपॉर्टेंट ये होगी कि क्या इन इंतखाबात के नतीजे में कोई सदर सामने आएगा या फिर हमें सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि क्या पाकिस्तान के लिए कौन बेहतर होगा। देखिए, पाकिस्तान के हवाले से अमेरिका के सदर होते हैं वो कुछ हद तक तो अपनी पॉलिसी बनाते हैं, लेकिन बहुत सारी पॉलिसी वहां पे इदारे बनाते हैं, इदारे उनको बताते हैं कि आपने क्या करना है, किस तरह करना है। ओबामा जब आए थे उन्होंने कहा कि मैं ग्वांटानामो बे बंद कर दूंगा, ये कलंक का टीका है अमेरिका के सर के ऊपर, अमेरिका के माथे के ऊपर। 8 साल हुकूमत करके चले गए, फौज ने, CIA ने कहा कि आप बहुत अच्छे हैं, दानिशवर हैं, पर ये फैसले आप नहीं करते। सुप्रीम कोर्ट तक गया केस, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा हमारी तो जुरिस्डिक्शन ही नहीं है। तो अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात का फैसला कुछ हद तक तो आने वाले सदर करेंगे, लेकिन उसमें मेजर इनपुट वहां के इदारों की होगी, चाहे वो फौज हो, पेंटागन हो, CIA हो, स्टेट डिपार्टमेंट हो। तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात पे ज्यादा नहीं पड़ेगा, कोई भी सदर आ जाए। जनरल साहब, सदर नहीं इदारे ये डिसाइड करेंगे कि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात कैसे होने चाहिए। हमने देखा है डोनाल्ड ट्रंप के दौर में इस्लामोफोबिया को बड़ी तकवीत मिली, पाकिस्तान को छोड़ के बाकी जो कई दीगर मुस्लिम ममालिक है वहाँ के लोगों के लिए वीज़े बंद हो गए। जो बाइडेन इसके उसमें ये कह रहे हैं मुकाबिल कि मैं ये इस्लामोफोबिया के खात्मे में भी मदद करूँगा, वहाँ के लोगों का वकार बहाल करूंगा, जो वीज़ास वगैरह हैं उस इमिग्रेशन पॉलिसी में तब्दीली आएगी। तो पॉजिटिविटी कहाँ से पाकिस्तान के लिए? देखिए जरा, पहले तो मैं जो काज़मी बात कर रहे थे मैं उसी के तसलसल में बात करना चाहता हूँ। मेरी इत्तला ये है कि इलेक्शन जो बाइडेन जीते या ट्रंप जीते,
ट्रंप साहब जो है वो अपनी जीत का ऐलान करेंगे। उन्होंने हर हालत में अपनी जीत का ऐलान करना है। मेरी इत्तला ये है कि आपको ये सुनने को मिलेगा, फिर आगे झगड़ा चलता रहेगा कि उसको कैसे करना। ये अमेरिका बहरहाल जब किसी मुल्क की डिक्लाइन रब्बुल आलमीन की तरफ से होती है, इनहतात आखिर जवाल और जो उतार चढ़ाव होते हैं अरूज जवाल के, उनमें इसी तरह होता है कि कोई ना कोई आप लीडर ऐसा आ जाते हैं कहीं जो ले बैठते हैं मुल्कों को। तो इतना ये है कि ट्रंप जब वो कैंप जो है ट्रंप का उसको तैयार किया जा रहा है कि जी हर हालत में हमने जीत का ऐलान करना है, अब उसके बाद फिर देखा जाए। अब बात यह है कि ये बिल्कुल दुरुस्त है, वहां पे पॉलिसीज जो है वो एस्टेब्लिशमेंट बनाती है और बहुत हद तक एस्टेब्लिशमेंट जो है वो उस पर कारबंद रहती है। यहाँ ये हुआ है कि ट्रंप ने जो अफगानिस्तान से पुल आउट किया, हमारी रिलेशनशिप बुनियादी तौर पे अफगानिस्तान पे डिपेंडेंट है, अफगानिस्तान के पीस प्रोसेस पे डिपेंडेंट है, उसमें थोड़ी बहुत तब्दीली हो सकती है। वो यूं है कि जो पेंटागन है वो ये समझती थी कि हमें अभी फौरी तौर पे इस तरह विड्रॉ नहीं करना चाहिए था, और दूसरी तरफ ये है कि ट्रंप अपने इलेक्शन के वादे की वजह से वो इंसिस्ट करते रहे कि हमें फौरी तौर पे विड्रॉ करना है, जिसकी वजह से उनको पाकिस्तान की तरफ झुकाव करना पड़ा। जो पेंटागन में दूसरी सोच है वो ये है कि अगर वो यहाँ पे अफगानिस्तान में कामयाब नहीं हो सके तो असल मसला पाकिस्तान रहा है जिसने तावन नहीं किया। तावन से मुराद के जिस तरह वो चाहते थे कि हम पार्शली उनकी जंग खुद लड़ें, पाकिस्तान लड़े। पाकिस्तान हमेशा कहता रहा कि नहीं आप बातचीत करें, और ये बातचीत जो है ये उनको बादल नखास्ता एज ए लास्ट रिजॉर्ट करनी पड़ी, जिसमें उनकी हजीमत भी है। उनके मुल्क की वो शान शौकत जो वो बना के यहाँ से जाना चाहते थे, वो 18-19 साल के बाद उनको वो चीज हासिल नहीं हुई। लिहाजा वहां पे पाकिस्तान के बारे में एक मुख्तलिफ व्यू है। वो आज भी समझते हैं कि तालिबान को सपोर्ट थी पाकिस्तान की, और पाकिस्तान तालिबान को जगह देता रहा है, उनको सेफ हेवन देता रहा है। ये वो इशू है जो कि निकल सकता है कि अगर ट्रंप सदर नहीं रहता तो फिर दूसरी सूरत ये हो सकती है कि वहां से जो इनखला हो रहा है फौज का, जो वहां से ये विड्रॉ कर रहे हैं फोर्सेस, वो प्रोसेस हो सकता है कि उसको रोक दिया जाए और क्वाइट पॉसिबल कि कुछ री इन्फोर्स किया जाए और पाकिस्तान के ऊपर फिर रिवर्स दबाव आए दोबारा कि जनाब आप तावन वो करें जो हम कह रहे हैं आपसे। तो ये चीज तो बात। उसके अलावा हमारी रिलेशनशिप जो है वो कोई खास नहीं है। वजह उसकी ये है कि हम सीपैक की वजह से चाइना के साथ जब इत्तेहादी हुए हैं तो हम ऑटोमेटिकली अमेरिका के एक अपोजिंग कैंप में चले गए हैं और वो हमारे सबसे बड़े दुश्मन भारत के इत्तेहादी बन गए। हम जो अमेरिका जैसे कि आपने कहा कि ना ही जो बाइडेन डिसाइड करेंगे ना ही ट्रंप डिसाइड करेंगे कि ताल्लुकात किस तरह से, जब डिसाइड ही वहां की एस्टेब्लिशमेंट ने करना है तो लेकिन डिसीजन कहीं और होगा। लेकिन ट्रंप के हटने से ये चीज फर्क पड़ सकता है कि पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर दोबारा आना शुरू हो और ट्रंप की विड्रॉल वहां से कम हो। ठीक है, एनबीसी। देखिए ट्रंप साहब ने जो हरकतें की हैं वो तो बात सबके सामने बहुत क्लियर है। 11 पैक्ट्स हैं जिनसे वो निकले हैं, जिनमें पेरिस एग्रीमेंट भी है, WTO भी है और ह्यूमन राइट्स काउंसिल भी है। उसके अलावा इंटरमीडिएट मिसाइल का एग्रीमेंट भी शामिल है। चीन से उन्होंने टैरिफ पे झगड़ा मोल लिया और उसके बाद पीछे हट गए। फिर बहुत से मसाइल उन्होंने खुद खड़े किए। सबसे बड़ा मसला इमिग्रेशन का था जी। जो मेरा ख्याल है कि इनको बहुत ख़राब कर गया। कालों का मसला था, ब्लैक्स का मसला था जो उनको बर्बाद कर गया। और कल रात तक की जो इत्तलात है, मेरे बहुत दोस्त हैं इस वक्त जो ऑन असाइनमेंट वहाँ मौजूद हैं और वो जो बता रहे हैं वो तो बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ सूरत हाल है। चाहे वो कालों का इलाका हो, गोरों का इलाका हो, वोट बहुत पड़ गए हैं। 9 करोड़ 50 लाख वोट तो पड़ चुके हैं अब तक। बिल्कुल ही कहा जा रहा है कि और ये पिछले वक्त से 30% ज़्यादा है। 30%, जी हाँ 30% ज़्यादा है। जितने वोट पड़ेंगे उतना फ़ायदा जो बाइडेन को होगा। अब आ जाए जो बाइडेन का, हमारा उसका कोई रिश्ता नहीं है, हमारे कोई अच्छे ताल्लुकात कभी नहीं रहे। हमारे लिए अगर तारीख में आप जाएँ तो रिपब्लिकन हमारे दोस्त हुआ करते थे, अब वो भी दोस्त नहीं रहे हमारे। उन्होंने भी हिंदुस्तान को चुन लिया है। और ये चुनाव आज नहीं हुआ, चुनाव अब क्लिंटन से पहले हो गया था। क्लिंटन का दौरा हिंदुस्तान और फिर हमारे यहाँ 1 घंटे के लिए आना, वो भी पर्दे में नकाब में, वो आना टीवी पर खिताब करना और चले जाना, वो वाजे कर गया था कि दुनिया कहाँ जा रही है। ओबामा आए, ओबामा ने कहा कि बरसगीर में अमन का रास्ता कश्मीर से गुजरता है। अब पेंटागन की बात कर रहा हूँ मैं आपसे, कश्मीर से गुजरता है। जब वो प्रेसिडेंट हो गए, मुंतखब हो गए, तो वो रास्ता ही भूल गए, वो कश्मीर को ही भूल गए वो।
उन्होंने हरफ गल की तरह मिटा दिया, और फिर भारत में इन्वेस्टमेंट, भारत से दिफाई ताउन, भारत से मिसाइल्स का ताउन, भारत से फ्रांस के जरिए तैयारों का ताउन, इसी तरह। चले आप ही को कमेंट को लेकर मैं जरा बुखारी साहब के पास जाती हूँ, जो आपने ट्रेड के हवाले से बात की है, ये इन्वेस्टमेंट के हवाले से बात की है, इसमें फलस्तीन और इसराइल को भी जरा बुखारी साहब शामिल कर लें आप, चीन और रूस को भी जरा शामिल करें, वो वाला मामला भी, और ये भी बता दें कि जो बाइडन या ट्रम्प कौन बेटर है। देखिए, जो एग्जिट पोल्स का रिज़ल्ट आज लेटेस्ट जो आया है उसमें तो इंडिकेशंस यही हैं कि बाइडन की फेवर में जा रहा है, क्योंकि ऐसी स्टेट में एग्जिट पोल्स जहां पे कुछ दिन पहले ट्रंप की बढ़तरी थी, वहाँ भी एग्जिट पोल ये इंडिकेट कर रहा है कि बाइडन वहाँ पे बढ़तरी में है। तो एक चीज़ तो ये इंडिकेशंस ही होती हैं जिससे आप अंदाज़ा लगाते हैं कि क्या हो सकता है। तो फेवरेबल हालात हैं बाइडन के लिए। अच्छा। अब पाकिस्तान के लिए कौन बेहतर है और कौन कम बेहतर है, उसमें सिर्फ एक बात, जैसे जनरल साहब ने फरमाया और नासिर भाई ने, कि पाकिस्तान की अफादियत अमेरिका के लिए किस वक्त कितनी होती है, इस पे डिपेंड करता है कि अमेरिका पाकिस्तान के लिए कितना बेहतर है। आप अफगान जिहाद से लेके वॉर ऑन टेरर ले लीजिए, हम उनके ब्लू आइड बॉयज़ थे, हमारे बड़े बेमिसाल ताल्लुकात थे जनरल ज़ियाउल हक के दौर में, बड़े बेमिसाल ताल्लुकात थे जनरल मुशर्रफ के दौर में, लेकिन फिर जनरल मुशर्रफ के दौर में ही हमने उन ताल्लुकात को ख़राब होते भी देखा, चूँकि हमारी ज़रूरत थोड़ी सी कम हो गई थी, या फिर वो डू मोर के मुतालबात जो थे वो चल रहे थे। तो अभी भी चूँकि एक नए ब्लॉक बन रहे हैं और हम जा रहे हैं चाइना और रशियन ब्लॉक की तरफ, अमेरिका हमें पुल बैक करने की कोशिश कर रहा है। बुखारी साहब, सॉरी टू इंटरप्ट यू, आपका पॉइंट आगे मैंने आगे चल के छोटा सा सवाल शामिल करना है, इसलिए मैं बस इस पे मुख्तसर से कमेंट्स ले रही हूँ। जुनैरा क्विकली कमेंट कीजिएगा ताकि एक सवाल मैं शामिल करूँ आज होने वाली नई तैनाती के हवाले से। जी जुनैरा। अमेरिकन इलेक्शंस जो है ना वो देखने में जैसे नज़र आते हैं, उनके रिजल्ट्स वैसे आते नहीं हैं। तो एग्जिट पोल्स वगैरह जो मर्ज़ी कह रहे हों, ब्लू स्टेट्स, रेड स्टेट्स, स्विंग स्टेट्स, जो मर्ज़ी करें, असल मसला जाता है इलेक्टोरल कॉलेज में। और इलेक्टोरल कॉलेज में जो बैलेंस मेंटेन किया गया है छोटी स्टेट्स को इक्वल लेवल देने के लिए, उसकी वजह से 2 दफ़ा हमने देखा है बहुत बड़ा अपसेट, एक एल गॉर की दफ़ा और एक दफ़ा हिलरी क्लिंटन की दफ़ा। और इस दफ़ा तो अगर इस तरह की सिचुएशन पैदा हुई, जो कि मैं फोर्सी कर रही हूँ, तो अपनी सुप्रीम कोर्ट में जज बिठा चुके हैं एनी कॉनी बैरेट जो है ट्रंप। तो इसलिए ये क्वाइट डाइसी है, इसमें ये प्रिडिक्ट करना कि किसके पोल्स आगे हैं इसलिए वो जीत जाएगा, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। जहाँ तक पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात का ताल्लुक है, तो पाकिस्तान चाइना ब्लॉक में शामिल है और चाइना के लिए कंटेनमेंट की पॉलिसी चलेगी, चाहे जो बाइडन आए चाहे ट्रंप आए। तो पाकिस्तान की तरफ पॉलिसी वही रहेगी जो अभी भी चल रही है। ठीक है, तो अभी तक के पॉइंट्स ये कि जो बाइडन आ सकते हैं सामने, लेकिन कुछ ना कुछ अनप्रेडिक्टेबल सी भी सिचुएशन रहती है, लेकिन वहाँ के जो फैसले हैं पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात या दीगर ममालिक के साथ, वहाँ एस्टैब्लिशमेंट करती है, वहाँ के सदर ये कुछ मामलात नहीं देखते। एक सवाल जो कि भी हमने कुछ देर पहले खबर ब्रेक की थी कि इत्तलात का कलमदान ले लिया गया है जनाब फयाजुल हसन चौहान साहब से, और फिरदौस आशिकाबान साहिबा अब वहाँ पर इत्तलात की उमूर जो है वो मामूल खुसूसी की हैसियत से सर अंजाम देंगी। बुखारी साहब, आपके पास सबसे पहले आऊँगी, क्विकली कमेंट कीजिएगा कि ये तब्दीली का जो ये वाला फैसला है ये अच्छा, क्योंकि लाहौर से आपका ताल्लुक है, पंजाब में ये नई डेवलपमेंट आई है सामने। जी, इसकी 2 चीज़ें हैं। एक तो फयाज साहब जो हैं उतने इफ़ेक्टिव साबित नहीं हो रहे थे, वो बोलते ज़्यादा थे लेकिन वो बोलते भी बेतुका थे, माफ़ी के साथ ये अर्ज़ करता हूँ। दूसरी बात यह है कि मोहतरमा को लगाने का डिसीजन इसलिए लिया है कि उन्होंने अपनी जो MBBS किया वो भी लाहौर से किया, उसके बाद सारा एक्टिविज़म उन्होंने लाहौर से किया, और लाहौर के मीडिया में उनके डीप रूट्स हैं, और इसलिए कि वो मीडिया को बेहतर तरीके से हैंडल कर सकती हैं, पहले वो फेडरल लेवल पे भी करती रही हैं, इसलिए उन्हें इस पे लगाया गया। चलिए, 10 मिनट से मैं माज़रत चाहूँगी क्योंकि वक्त बिल्कुल ख़त्म हो चुका है मेरे पास, और कल इंशाल्लाह जब प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे तो मेरी कोशिश होगी कि इसी से टॉपिक से हम आगाज़ करें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।